सो हेलो एवरीवन। सो फाइनली द टाइम हैज कम कि अपने को अपने डर का सामना करना है और जाकर क्या करना है सर, ऑडिट का एग्जाम देना है। अब आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सर कि वो आइसिंग ऑन द केक जरूरी होता है कि अगर आइसिंग ऑन द केक हो गया ना तो मजा आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मेरी वही कोशिश है कि किस तरीके से वो आइसिंग ऑन द केक दिया जा सके। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज आई नो इट इज वेरी मच प्रीशियस, द टाइम इज वेरी मच प्रीशियस। बहुत ही कम समय के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि सर प्रेजेंटेशन एग्जाम में आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। दूसरी चीज 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होगा, हाउ टू यूटिलाइज दैट, देन हाउ टू यूटिलाइज द 3 आवर्स स्ट्रेटेजी, व्हाट इफ द पेपर इज वेरी वेरी टफ इन द एग्जाम, एंड फाइनली जो आपके पास आखिरी के 1 घंटे होंगे ना कल, तो उस आखिरी के 1 घंटे को आप कैसे यूज करने वाले हो। तो ये कुल मिला के चीजें जो आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन टिप्स कि भाई एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है। ठीक है, तो देखो भाई एमसीक्यू में तो प्रेजेंटेशन का सीन ही नहीं है, वहां तो टिक 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 टका लगाना है। अब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे ना उसके अंदर छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है। कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा सर, आपको उसको क्या करना है सर, स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर को डिवाइड करना है। जितने ज्यादा पैराग्राफ्स यूज कर सको उतने ज्यादा पैराग्राफ्स यूज करके आंसर लिखना है। ठीक है, तो ट्राई टू यूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराग्राफ्स यू कैन एंड डोंट डंप द आंसर इनटू अ सिंगल पैराग्राफ। उसके बाद क्या करना है सर, अपने को कीवर्ड्स अंडरलाइन करना है। ठीक है, कंक्लूजन अगर अच्छे से आता है आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में तो क्लियर कट कंक्लूजन लिखे। कंक्लूजन अगर बहुत अच्छे से नहीं आता है सर तो वहां पे एक डिप्लोमेटिक कंक्लूजन लिखें। उसके अलावा कोशिश करें कि आंसर की जो स्टार्टिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अब आंसर की स्टार्टिंग अच्छी कैसे होगी, हम सबको पता है यार। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स है तो अपने को क्लॉज नंबर लिखना होता है, तो क्लॉज नंबर, पार्ट नंबर, शेड्यूल नंबर ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 वो हम सबको पता है। बट व्हाट इफ अगर अपने को क्लॉज नंबर याद नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं अपन, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो सर, दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ Chartered Accountants Act 1949 read with the schedules and regulations issued thereafter। तो किस तरीके से लिख सकते हो सर, कम ऑन एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ ही कि दोबारा से याद करने की जरूरत ना पड़े। That as per the provisions of Chartered Accountants Act 1949 read with schedules and regulations issued thereafter। वेरी गुड। उसके बाद अगर बात करें स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के, सर अगर ऐसे का नाम नंबर याद ना रहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो दैट एज पर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उस तरीके से आप आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हो। सर कारो 20 में अगर आंसर याद ना रहे तो, क्लॉज नंबर याद ना रहे तो कैसे आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो आप पैरा 3 यूज कर सकते हो कि एज पर पैरा 3 ऑफ कारो 2016 right of chapter 11 of companies act 2013 notified under section 143 subsection 11। तो इस तरीके से आप वहां आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव या किसी भी क्लॉज का ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो वहां पे, तो उस अकॉर्डिंगली वो माना जाता है कि आपने आंसर की जो स्टार्टिंग की है वो अच्छी की है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको सर आंसर राइटिंग के वक्त ध्यान रखनी है, तो आपके काम आएगा। उसके अलावा जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होगा, तो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में सर क्या करना है, आपने पूरा फिल्टर आउट कर लेना है कि यार कौन से 3 से 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि मुझे कंफर्ट है, और कौन से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मुझे लगता है मुझे तकलीफ है। ठीक है जी, तो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में आपने वो चीज करनी है कि 2 से 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जो सेट आपको जो सबसे ज्यादा कंफर्ट देता है उसको पार्टिकुलरली क्या कर लो सर, उसी वक्त मार्क कर लो। और 2 से 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का सेट जो आपको लगता है कि आपको तकलीफ देने वाला है, आप पार्टिकुलरली उसको भी वहां मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब 3 आवर्स की जो स्ट्रेटेजी है, 3 आवर्स में आपने क्या करना चाहिए सर, 3 आवर्स में ये करनी चाहिए आपने कि देखो भाई, सबसे पहले आपने 15 मिनट के रीडिंग टाइम में जो भी बेस्ट 2 या 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का सेट आइडेंटिफाई किया है, पहले आपने इसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है सर, रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का सेट सॉल्व करना है। आपने एमसीक्यूज एकदम स्टार्टिंग में नहीं करने, एकदम लास्ट में नहीं करना है, तो दैट इज समथिंग यू शुड नॉट डू। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का सेट है वो बहुत टफ है, और एक आइडिया लग जाता है ना 15 मिनट के रीडिंग टाइम में कि आपको अगर ऐसा लगता है कि यार जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो बहुत टफ है और जो एमसीक्यूज है वो कंपैरेटिवली सिंपल है, तब आप एमसीक्यू स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। बट अदर देन दैट आप क्या करो, 2 से 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू में, फिर एमसीक्यूज बीच में, फिर बाकी बचे हुए लास्ट में। तो उस तरीके से सर आपने क्या करना है, काम करना है। उसके बाद सर एक चीज और ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा 3 आवर स्ट्रेटेजी के अंदर 3 घंटे के अंदर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे कि ऑलवेज डू रिमेंबर कि जरूरी नहीं है अपने को एक नंबर आता हो, जरूरी नहीं है अपने को 100 नंबर आता हो। भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है। अपन सीए फाइनल के बच्चे, अपने को 100 नंबर चाहिए ही नहीं बॉस, अपने को 100 नंबर आता ही नहीं होगा पेपर के अंदर, ये चीज मान के चलना।
ठीक है, तो 100 मार्क्स के पीछे मेरे को भागना ही नहीं है। पेपर में आप 85 मार्क्स ढंग से अटेम्प्ट कर सको, 86 मार्क्स ढंग से अटेम्प्ट कर सको, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन 100 मार्क आप जबरदस्ती अटेम्प्ट करके आ रहे हो। सो वो चीज बहुत जरूरी है। अगली चीज, सर पेपर टफ है, मैं क्या करूं? हाय सर, पेपर बहुत टफ है। अगर ऑडिट का पेपर टफ आ गया तो क्या करें? तो भाई सबसे पहली चीज, मुझे लगता है पर्सनली पेपर इतना टफ नहीं आएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी एसएफएम को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया था, टफ बना दिया था। बट फिर भी अगर पेपर टफ आ जाता है ना, तो एक चीज ध्यान रखना बॉस, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि यार ये पेपर ना पूरे देश के लिए टफ है, सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं है। मैं अकेला बच्चा नहीं हूं जिसके लिए पेपर टफ बनाया गया है। और अगर पेपर टफ है तो चेकिंग ईजी होने वाली है, नॉर्मली ऐसा पाया जाता है। तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर टफ है, लेकिन याद रखना टफ से टफ पेपर में भी, मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, टफ से टफ पेपर में भी 40 नंबर ऐसा होगा जो इजी होगा। तो तुमको क्या करना है सर, टफ से टफ पेपर में भी तुमको पहले वो 40 नंबर ढूंढने हैं जो तुमको लग रहा है इजी है, जो तुमको लग रहा है स्कोरिंग है, और बिना बाकी पेपर की परवाह किए तुमको उस 40 नंबर को पूरे अच्छे से ढंग से कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करना है, और फिर बचे हुए पेपर में अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करना है। फिर आप देखोगे जैसे कि आप 40 नंबर कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर लोगे, तो आप देखोगे यार बचे हुए पेपर में भी आपको लगेगा कि यार ये पार्ट तो मेरे को आता है, यार ये पार्ट तो मेरे को आता है, यार ये तो इतना भी टफ नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। लेकिन आप शुरू में ही डर गए, आपका कॉन्फिडेंस हिल गया, तो जो आपको आता था भाई आप वो भी ढंग से लिख नहीं पा रहे। लेकिन आपने वो 40 नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, ढंग से लिख लिया, कॉन्फिडेंस आ गया खुद के अंदर कि यार पासिंग का तो जुगाड़ हो गया अपना, तो आप देखोगे कि बाकी में भी आप इधर वहां यहां वहां सब कुछ कनेक्ट करके, रिकॉल करके आप कुछ ना कुछ सही लिख के आ जाओगे वहां पे। और अगर पेपर आपको लग रहा है इजी है, तब भी एक्साइटेड नहीं होना है, बिकॉज सीए फाइनल का पेपर है यार, इंस्टीट्यूट इतना इजी कैसे देगा। तो पार्टिकुलरली हो सकता है कि वहां पे कुछ ट्रिक इन्वॉल्व है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना, ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करके आना है अपने को। और फाइनली आखिरी के जो 1 घंटे हैं सर, आखिरी के 1 घंटे में एक पार्टिकुलर चीज मैं एडवाइस करूंगा जो आप कर सकते हो। मैंने ना आपको एक अमृतवाणी फाइल दी है, अमृतवाणी वीडियो प्रोवाइड किया, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का, प्रोफेशनल एथिक्स का। 1.5x की स्पीड में देखोगे अगर, तो दोनों के दोनों वीडियोस आप 45 मिनट्स में देख लोगे। आखिरी के 1 घंटे में यार रिक्वेस्ट है कि वो अमृतवाणी के जो वीडियो है ना, स्टैंडर्ड्स का और प्रोफेशनल एथिक्स का, एक बार देख लेना भाई, मजा आ जाएगा। एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा। अगर तुमने नहीं देखी हुई तो बात अलग है, वरना एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा। सारी इंटरलिंकिंग मैंने उसके अंदर क्या करा रखा है सर, तुमको करा रखा है। अगर आपको उस वक्त वीडियो देखने का मन नहीं है कि नहीं सर वो आखिरी के 1 घंटे में अपने को मन नहीं है कोई नया वीडियो देखना, तो वो अमृतवाणी का वीडियो तुम आज ही देख के रख लो। और आखिरी के 1 घंटे में आप क्या करना, सारे ऐसे के नाम नंबर, सारे प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस, क्लॉजेस के नाम नंबर, और सारे कारों के क्लॉजेस एक बार क्या कर लेना सर, खाली उतना रेफर कर लेना, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। याद रखना आखिरी समय तक आपको पढ़ना नहीं है। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले आपको किताबें छोड़ देनी है और मेडिटेट करना है। क्या बोला मैंने? 15 से 20 मिनट पहले किताबें छोड़ देनी है, मेडिटेट करना है, आंखें बंद करना है, सांस लेना है, मेडिटेट करना है, एकदम शांति से फोकस करना है अपनी ब्रीथ के ऊपर, और उसके बाद अपने एग्जाम में जाना है। ये छोटी सी टेक्निक है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ट्राई करके जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए, आपने बहुत मेहनत की है और इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाला है। खाली भाई जितनी मेहनत अपन ने की है ना, बस अपने को 3 घंटे में जाके क्या करना है सर, उस चीज को उतार के आना है बढ़िया से, और कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।